हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जैसे कि अपन को इस सेशन में अपन देखने जा रहे हैं बीजेटी बायसिंग। लास्ट सेशन से कंटिन्यू है ये, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके पहले के वीडियो के भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप देखते रहना ताकि आगे का समझ में आता रहे। अदरवाइज़ आगे का समझ में नहीं आएगा, और दूसरों के साथ भी शेयर करते रहना ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का ये सेशन बीजेटी बायसिंग का। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने लोड लाइन बता दिया था बीजेटी बायसिंग क्या होती है, क्यों करते हैं अपन बीजेटी बायसिंग। क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट वेरिएशन होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट का आईसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इस वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होता रहता है। तो उस ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने के लिए, एक पॉइंट पे करने के लिए अपन बीजेटी बायसिंग करते हैं। तो वो चेंज क्यों हो रहा है वो अपन ने देखा। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है वो देखा अपन ने डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन के एनालिसिस से। उसके बाद में ये देखा अपन ने वो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है आईसी और वीसी की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ में क्यों चेंज हो रही है। तो उसमें आईसी का मेजर रोल है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। क्यों? क्योंकि आईसी डायरेक्टली चार्ज चेंज न होकर इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि आईसी जिन कंपोनेंट पे डिपेंड करता है लाइक आईसीओ, बीटा, वीबी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जिनकी वजह से आईसी चेंज होता है, और आईसी चेंज होता है तो अपना ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता है। तो उसको एक जगह स्टेबल करने के लिए अपन बायसिंग सर्किट जोड़ते हैं। तो अभी इसी टॉपिक में एक आता है, सब टॉपिक है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर ये बताता है कि जो अपना ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कितना वेरी कर रहा है, या किस हिसाब से वेरी कर रहा है, या जो चेंज हो रहा है आईसी, वो आईसीओ, बीटा और वीबी पे कितना डिपेंडेंट है, किस कंपोनेंट पे कितना डिपेंडेंट है। तो ये क्या बताता है? इट इज़ ए मेजर ऑफ वेरिएशन इट इज़ ए मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ क्यू पॉइंट with respect to temperature. With respect to temperature. ओके, तो स्टेबिलिटी फैक्टर तीन तरह के हैं। एस इजकल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी ओ, यानी कि आई सी ओ जब चेंज हो रहा है तो आई सी कितना चेंज हो रहा है, यानी और वी बी और बीटा को इस टाइम पे कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि तभी तो एक एक का एनालिसिस कर पाएंगे कि आईसी जो है किस पे कितना डिपेंडेंट है। इसको बोलते हैं करंट स्टेबलाइजेशन फैक्टर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है एस, और किस पे डिपेंड करता है? वीबी पे। तो एस इजकल टू डेल्टा आई सी अपॉन डैश कर देंगे इसको डेल्टा वीबी। यहाँ पे क्या करेंगे? आईसीओ और बीटा को कांस्टेंट रखेंगे अपन। तो इसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज स्टेबलाइजेशन फैक्टर। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है किस पे डिपेंडेंसी है? बीटा के ऊपर। तो आईसीओ और वीबी को कांस्टेंट रखेंगे। तो इसको क्या कहेंगे अपन? बीटा स्टेबलाइजेशन फैक्टर। तो इन तीन फैक्टर पे आईसी डिपेंड करता है, जिस वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होता है, और ये तीनों फैक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इनका अपन ने देख लिया कि सबसे ज़्यादा मतलब आईसीओ, बीटा और वीबी ही तीनों किस किस तरीके से इफेक्ट डालेंगे, किस वजह से ऑपरेटिंग, किस तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट को कितना शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे एस डबल डेस प्रोपोर्शनल एस, प्रोपोर्शनल एस, यानी कि इसके ऊपर जो पहला स्टेबिलिटी फैक्टर देखा अपन ने, करंट स्टेबलाइजेशन फैक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। करंट स्टेबलाइजेशन फैक्टर की वजह से ही सबसे ज़्यादा ये शिफ्ट होता है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे करंट स्टेबलाइजेशन फैक्टर। आई सी इज इक्वल टू क्या होता है अपन को पता है? आई सी इज इक्वल टू फॉर कॉमन इमीटर सर्किट डेल्टा आई बी प्लस वन प्लस बीटा आई सी ओ। आई सी ई ओ होता है, उसको आई वन प्लस आई सी बी ओ के रूप में अपन ने लिख दिया। तो सी बी ओ को आई सी ओ लिख सकते हैं अपन। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आईसीओ।
क्यों? क्योंकि डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी ओ क्या है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी ओ स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ये हो गया बीटा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी ओ, सॉरी डेल्टा आई सी प्लस 1 प्लस बीटा डेल्टा आई सी ओ अपॉन डेल्टा आई सी। ठीक है, तो अपन ने आई सी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन किया है। आई सी के रेस्पेक्ट में अपन ने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ओके, ये क्या है? ये टर्म 1/s, ठीक है, क्योंकि एस क्या है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी हो। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर एस आएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। ये आ गया अपन स्टेबिलिटी फैक्टर। क्योंकि सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर। यदि करंट स्टेबलाइजेशन फैक्टर कम है तो बाकी स्टेबलाइजेशन फैक्टर और भी कम होंगे। ठीक है, तो अपन ने करंट स्टेबलाइजेशन फैक्टर निकाल लिया एस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। तो ये इसके ऊपर स्टेबिलिटी फैक्टर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगा उतना ही वो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक जगह रहेगा, इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा। तो मोस्ट डोमिनेंट स्टेबिलिटी फैक्टर कौन सा है? मोस्ट डोमिनेंट पॉइंट पैरामीटर with respect to temperature is ICU। ठीक है, ICU के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। स्टेबिलिटी फैक्टर आइडियली 0 होना चाहिए। आइडियली द स्टेबिलिटी फैक्टर should be 0 practically it should be minimum। ओके, तो यहाँ से अपन ने स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं। करंट स्टेबिलिटी फैक्टर, वोल्टेज स्टेबिलिटी फैक्टर और बीटा स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहा था आईसीयू के अपन ऊपर, तो अपन ने आईसीयू के रेस्पेक्ट वाला जो स्टेबिलिटी फैक्टर वो कैलकुलेट कर लिया और उसके देख लिया अपन ने कि उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तभी जाके अपना जो ऑपरेटिंग पॉइंट है एक जगह स्टेबल रहेगा। स्टेबलेट बनाने के लिए अपन को सर्किट को तो अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये कम से कम हो, जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम से कम हो, इसके लिए अपन क्या लगाएंगे? एक बायसिंग सर्किट साथ में जोड़ेंगे। तो अब देखते हैं मेन बायसिंग सर्किट किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, बायसिंग सर्किट का अपन तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। बायसिंग सर्किट या बायसिंग करने के लिए किस तरीके का सर्किट लगाते हैं या उसको स्टेबल करने के लिए किस तरीके का सर्किट अपन लगाते हैं। तो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्योरली स्टेबलाइजेशन करने के लिए, स्टेबलाइजेशन सर्किट, और दूसरा होता है कंपेंसेशन सर्किट। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है, आगे आगे बढ़ेंगे। जैसे मोटे तौर पे बता देता हूँ, स्टेबलाइजेशन सर्किट में डायरेक्टली ये स्टेबल करने की तरफ ऑपरेटिंग जो स्टेबिलिटी फैक्टर उसको कम करने की कोशिश करेगा, बट उसको इतना भी कम नहीं कर सकता है, जीरो की तरफ नहीं ले जा सकता है। तो उसको जो वैल्यू आई है स्टेबलाइजेशन सर्किट को जोड़ने के बाद में स्टेबिलिटी फैक्टर की, उसको उसका इफेक्ट और कम करने के लिए उसके साथ में कंपेंसेशन सर्किट और अलग से अपन जोड़ते हैं। तो स्टेबलाइजेशन सर्किट जो है वो भी अलग अलग टाइप के हैं। कौन कौन देख लेते हैं। फिक्स्ड बायस, ट्रांजिस्टर के साथ में अपन फिक्स्ड बायस सर्किट जोड़ देंगे तो इससे स्टेबिलिटी फैक्टर कम तो हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कम हो पाता है, लगभग 100 के लगभग स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाती है। दूसरा होता है कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू बेस सर्किट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर कम तो हो जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, 45 तक होता है। सबसे अच्छा स्टेबिलिटी सर्किट है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं जिसे।
वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, या इसको बोलते हैं सेल्फ बायस सर्किट भी बोलते हैं, या इसको इमीटर बायस भी बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल बायस भी बोलते हैं। और इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ही कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है, तो आइडियल के पास ही आ गया। आइडियल तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। कंपनसेशन सर्किट में अपन डायोड कंपनसेशन यूज कर सकते हैं, थर्मिस्टर कंपनसेशन यूज कर सकते हैं। थर्मिस्टर की कंपनसेशन में क्या प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है। सेनिस्टर यूज कर सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बायसिंग सर्किट को डिवाइड करते हैं और एक एक को अपन देखेंगे अभी। बायसिंग सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर को कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से सर्किट डिजाइन करते हैं, जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस सर्किट को यूज कर लेते हैं। तो जैसे एक फिक्स्ड बायस यूज करते हैं अपन, उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर 100 के लगभग आ जाता है। कलेक्टर टू बेस सर्किट यूज करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर 45 के लगभग आ जाता है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी यूज कर लेते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी फैक्टर वो 1 के लगभग आ जाता है। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे फिक्स्ड बायस में स्टेबिलिटी फैक्टर 100 के लगभग है, तो इसका इफेक्ट और कम करने के लिए अपन कोई भी कंपनसेशन सर्किट उसके साथ में और लगा सकते हैं, जिससे कि उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है और कम शिफ्ट होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल आज देख लेते हैं अपन पहले फिक्स्ड बायस का। बायसिंग सर्किट में सबसे पहला है फिक्स्ड बायस। तो फिक्स्ड बायस क्या है, सर्किट डायग्राम इसका कि सर्किट किस तरीके से रहेगा। अपना बीजेटी का सर्किट क्या होता है नॉर्मली, ये इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ठीक है, यहाँ पे बेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स्ड बायसिंग करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक वीसीसी के साथ में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर भी जोड़ेंगे, जो इन दोनों को सप्लाई देगा। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस आर भी अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड बायसिंग, कि फिक्स्ड बायसिंग इधर से एक और मैंने एक रजिस्टर मैंने जोड़ दिया है जिसकी वैल्यू, ठीक है, फिक्स्ड होगी। तो ये हो गई यहाँ पे बेस करंट आई बी, यहाँ पे कलेक्टर करंट हो गई। इन दोनों, ये कौन सा पॉइंट हो गया, बेस पॉइंट हो गया, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया इमीटर। इन दोनों के बीच के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वीसी। इन दोनों पॉइंट के बीच के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वीबी। ओके, एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है। ओके, अब इस फिक्स्ड बायस के लिए अपन स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इनपुट लूप में एक इक्वेशन लगाते हैं। इनपुट लूप कौन सा हो गया, इस साइड का ये। ठीक है, तो इनपुट लूप में इक्वेशन तो वीसीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी आर बी प्लस वी बी। ठीक है, तो आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता ही है अपन को, एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। तो अपन को डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी निकालना है। तो आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी सी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी। वी बी की वैल्यू जो है बहुत ही कम होती है, वी सी सी से वी बी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो इसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं अपन। तो आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी सी अपॉन आर बी। आर बी की वैल्यू बहुत ही हाई भी है और कांस्टेंट भी है, और वी सी सी भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू। इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड बायस। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि आई बी की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आई बी का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, एस इजकल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। तो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो 1 प्लस बीटा, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई 1 प्लस बीटा, जो कि थोड़ी हाई रहेगी, 99 प्लस 100 का अप्रोक्सीमेटली आएगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये है फिक्स्ड बायस, इस तरीके से अपन फिक्स्ड बायसिंग करते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद में अपने 2 तरह की बायसिंग और कंपनसेशन बाकी है, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इसमें इतना ही है, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। इसको ध्यान से देख लेना ताकि दोनों में आगे इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।